नमस्कार, मैं विनीता उपाध्याय। हम अपने YouTube चैनल ज्ञान तरंगिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम हिंदी भाषा, भाषा की प्रकृति, बोली, भाषा के रूप, भाषा के अंग, मौखिक भाषा की विशेषताएं, मौखिक भाषा के अंग आदि के बारे में विचार विमर्श करेंगे। प्रिय मित्रों, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। मनुष्य मननशील एवं सामाजिक प्राणी है। संपूर्ण जगत के सभी प्राणियों में मनुष्य को इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही विचार शक्ति तथा विचारों को प्रकट करने वाले भाषण अथवा भाषा शक्ति के साधारण गुण प्रदान किए हैं। आदिकाल से मनुष्य कुछ संकेतों द्वारा अपना थोड़ा बहुत काम चला लेता था, किंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ उसने अनुभव किया कि संकेतों की अपेक्षा बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान कहीं अधिक सरलता, स्पष्टता तथा पूर्णता के साथ किया जा सकता है। यही कारण है कि अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए मनुष्य ने भाषा रूपी साधन का विकास कर ही लिया। अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा जगत के व्यवहार का मूल है। भाषा और प्रकृति। प्रिय छात्रगण, भाषा की प्रकृति से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति के भाव और विचार भिन्न भिन्न होते हैं। वो अपने विचारों तथा भावों को अपनी प्रकृति के अनुसार ही प्रकट करता है। स्वभाव को समझना और समझाना ही भाषा की प्रकृति है। मुख से निकलने वाली अर्थपूर्ण ध्वनियां अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं। इन शब्दों से वाक्य की रचना होती है। इससे हम भावों विचारों को प्रकट करते हैं, समझते हैं तथा समझाते हैं। यही हमारी भाषा का मूल प्रयोजन है। प्रिय छात्रगणों, भाषा के साथ साथ भाषा को सरल सुगठित बनाए रखने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया गया है। व्याकरण के 4 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। उसके साथ साथ अब प्रश्न उठता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, क्योंकि बोली भी अपना एक महत्व रखती है। किसी छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है, जैसे अवधी, बघेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मगही, जयपुरी, हिमाचली, गढ़वाली आदि। हिंदी का मानक रूप। हिंदी में एक रूपता लाना तथा भाषा व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध होना हिंदी का मानक रूप कहलाता है। प्रिय छात्रों, भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा द्वारा हम लिखकर या बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं: मौखिक रूप, लिखित रूप। मौखिक भाषा हमारे मुख से जो भाषा निकलकर हमारे विचारों या भावों को दूसरों के कानों तक पहुंचाती है, वही मौखिक भाषा है। फोन करना, भाषण देना, कविता गायन। कुछ व्यापारी अपना व्यापार मौखिक भाषा के माध्यम से ही चलाते हैं, जैसे मेला में गुब्बारे वाला, आइसक्रीम वाला, झूले वाला, बस में कंडक्टर। ये सभी अपना व्यवसाय मौखिक भाषा के माध्यम से ही करते हैं। लिखित भाषा जिस माध्यम से लिखकर या पढ़कर दूसरों को समझा अथवा समझाया जाता है, वही लिखित भाषा है। भाषा के 5 अंग होते हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। और भाषा को बनाने में लिपि सहायक होती है। भाषा के अंग। भाषा को
लिखने और बनाए रखने में भाषा के 5 अंकों का अत्यधिक महत्व है। ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। प्रिय मित्रों, लिपि। प्रश्न उठता है कि लिपि क्या है? लिपि भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी कही जाती है। अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरमुखी लिपि होती है। इसी प्रकार बोली स्थानीय भाषा के रूप में किसी भी निश्चित और सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, वह बोली कहलाती है। इसमें साहित्य तो नहीं लिखा जाता, किंतु बोली में प्रयुक्त होने वाले कुछ विशेष शब्द अवश्य आ जाते हैं, जैसे मलयालम, मैथिली, कन्नौजी, भोजपुरी बोलियां आदि। भाषा के अंक। प्रिय छात्र मित्रों, भाषा के अंगों को अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। ध्वनि, भाषा का मुख्य अंग है ध्वनि। मुख से निकलने वाली भाषा ही ध्वनि है। मौखिक भाषा का प्रयोग ध्वनि रूप में होता है। नंबर 2, वर्ण। ध्वनि का अति लघु रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। नंबर 3, शब्द। वर्णों को मिलकर जब हम इन वर्ण समूहों के द्वारा कोई निश्चित अर्थ ग्रहण करते हैं तो वह शब्द होता है। जैसे घ प्लस र बराबर स्वतंत्र वर्ण है, किंतु इन्हें मिलाने पर घर शब्द से हम वस्तु विशेष का अर्थ ग्रहण करते हैं। पद, सार्थक शब्दों को निश्चित क्रम में रखने पर ही पूरी बात समझ में आती है। यह शब्द जब स्वतंत्र रूप से पृथक बोले या लिखे जाते हैं तब तो शब्द कहलाते हैं, किंतु वाक्य में निश्चित स्थान पर होने के कारण पद कहलाते हैं। नंबर 5, वाक्य। पूर्ण बात को प्रकट करने के लिए शब्दों को जब पद रूप प्रदान किया जाता है तो वह वाक्य बन जाता है। जैसे सीता भी कभी बन गई थी। वाक्य इसमें 5 पदों के क्रम से हट जाने पर प्रत्येक पद शब्द कहलाता है। मौखिक भाषा की विशेषता। मौखिक भाषा की क्या विशेषता है? सबसे पहले मौखिक भाषा शुद्ध उच्चारण होता है। दूसरा, भाषा शुद्ध। सरल तथा स्पष्ट भाषा। व्यवहारिक भाषा, मर्म स्पर्शी भाषा। अब हम इन्हें विस्तार से समझेंगे। शुद्ध भाषा से तात्पर्य, शुद्ध उच्चारण से तात्पर्य है वर्ण, शब्द, वाक्य, इन सभी स्तरों पर उच्चारण की शुद्धता आवश्यकता है। प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। नंबर 2, शुद्ध भाषा। व्याकरण सम्मत भाषा ही शुद्ध भाषा है। वाक्य में पद क्रम ठीक होना चाहिए। किसी भी भाषा का प्रयोग करते समय अन्य भाषाओं के प्रयोग से बचना चाहिए। यही मानक भाषा का ही प्रयोग उचित है। सरल तथा स्पष्ट भाषा। भाषा शैली सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। व्यवहारिक भाषा। मौखिक प्रयोग में भाषा का स्वाभाविक एवं व्यवहारिक रूप ही अधिक प्रभावी होता है। यथावसर मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग भी अपेक्षित है। इससे भाषा सशक्त बनती है। इसीलिए हमें भाषा में व्यवहारिकता रखनी चाहिए। मर्म स्पर्शी भाषा। श्रोताओं के हृदय को वही वक्ता खींचते हैं जिनकी वाणी उनके मर्म को स्पर्श करने का गुण रखती है। जैसे कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोली है मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो।
भाषा के रूप। प्रिय छात्र मित्र, मौखिक भाषा के हम इन्हें रूप और अंग दोनों ही कह सकते हैं। ये संपूर्ण शब्द मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए मौखिक भाषा के अंग कहा जाता है। जैसे कविता सुपाठ, अंत्याक्षरी, समाचार, कथा, वाद विवाद, वार्तालाप एवं परिचर्चा, घटना वर्णन, कहानी, संवाद और अभिनय, चुटकुले, भाषण, लोकोक्ति। अब हमें इन्हें विस्तार से देखेंगे। कविता सुपाठ से क्या तात्पर्य है? कविता सुपाठ से तात्पर्य कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए शुद्ध स्पष्ट उच्चारण, उचित गति, लय, आरोह अवरोह, उचित भाव भंगिमा, रसों, अलंकारों, उत्साह, साहस, करुणा, राष्ट्र प्रेम, त्याग तथा बलिदान आदि से परिपूर्ण विशेषताएं ध्यान में रखते हुए कविताएं होनी चाहिए। अंत्याक्षरी। नंबर 2, अंत्याक्षरी हमारी मौखिक भाषा का दूसरा अंग है। छात्रों को अधिक से अधिक संख्या में कविताएं, दोहे, छंद, गाने करने की प्रेरणा मिलती है। कक्षा स्तर पर, स्कूल स्तर पर, आजकल किसी भी कार्यक्रम में मनोरंजन के लिए आयोजित की जाती है। अंत्याक्षरी के लिए उच्च कोटि की भावपूर्ण कविताएं, गाने, भक्ति गाने, सिनेमा गाने कंठस्थ करनी चाहिए। समाचार। अभ्यास के लिए समाचार एक अच्छा साधन। समाचार विभिन्न विषयों में, समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो आदि विविध स्रोतों से एकत्र करने चाहिए। समाचारों के भाषा सरल और वाक्य छोटे होने चाहिए। बोलने वाले की गति न अधिक तीव्र हो और न मंद ही। कथा कहानी। कथा कहानी का वर्णन मौखिक अभिव्यक्ति का रोचक और प्रिय माध्यम है। इसके प्रयोग में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानियां रामायण, महाभारत, पुराण, जातक, पंचतंत्र, हितोपदेश तथा कथा कहानी सरल, रोचक, संक्षिप्त और मनोरंजक होनी चाहिए। घटनाक्रम सुगमता से किया जाता है। जैसे आसपास के होने वाली घटना है, शादी पार्टी, मेला, रामलीला, त्योहारों, विद्यालय, समारोह आदि। वर्णन शैली सरल और सरस होनी चाहिए। वार्तालाप किसी विषय के संबंध में परस्पर विचार विनिमय को वार्तालाप अथवा परिचर्चा कहते हैं। वार्तालाप विचार विमर्श का औपचारिक रूप है। साधारण से साधारण विषय, घटना, यात्रा, दृश्य इत्यादि बातचीत के विषय बन जाते हैं। वातावरण में प्रश्न उत्तर, तर्क वितर्क, शंका, समाधान आदि की प्रतिक्रिया अपनाई जाती है। परिचर्चा में औपचारिकता आ जाती है। इसमें सभी बारी बारी से अपने विचार प्रकट करते हैं। परिचर्चा में स्वयं ही नहीं बोलते रहना चाहिए। अपनी बात कह देने के बाद दूसरे को अपनी बात कहने का अवसर अवश्य देना चाहिए। चुटकुले हास्य विनोद का वातावरण बनाए रखने के लिए चुटकुले बड़े ही सहायक होते हैं। भोजन में जो स्थान दाल, पापड़ और चटनी का, वैसे ही मौखिक अभिव्यक्ति में वही स्थान चुटकुलों का है। अच्छे चुटकुलों से मनोरंजन भी होता है और शिक्षा भी प्राप्त होती है। बीरबल और तेनालीरामन के आज भी चुटकुले बड़े चाव से सुने और सुनाए जाते हैं। भाषण भाषण भाषा की प्रतिमा का उत्कृष्ट रूप है। विद्यार्थी जीवन में छात्रों को भाषण देने के लिए अनेक अवसर मिलते हैं। पूरा भाषण लिखकर याद कर लेना चाहिए। भाषण की भाषा सरल, रोचक और सार गर्भित होनी चाहिए। बीच बीच में उपयुक्त प्रसंग, उद्धरण एवं सूक्तियां देने से भाषण प्रभावशाली बन जाता है। संवाद संवाद दो व्यक्तियों में किसी विषय को लेकर होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। दो पात्रों के बीच का संबंध नाटक के एक मुख्य तत्व माना जाता है। बालकों के मौखिक अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए उन्हें संवाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है। संवाद को प्रभावशाली बनाने के लिए शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह, वीर, करुण, रौद्र आदि रसों से संबंधित संवादों को तत्संबंधी भाव भंगिमा के साथ प्रस्तुत करना
अगला प्रयास है भाषा के भेद और विषय में संक्षिप्त विवरण। तो जल्दी से हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान तरंगिनी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए हिंदी भाषा से संबंधित भरपूर जानकारी लेकर आए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।